इसके बाद वसीना वहां से चली जाती है। वसीना पूरे रास्ते यही सोचते हुए जाती है कि आखिर किस तरह से उन महिलाओं को वहां से आज़ाद कराया जाए, किस तरह से बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जाए। और फिर उसे एक युक्ति सूझती है। उस रात तो वो अपने महल में जाकर सो जाती है और सुबह होने की प्रतीक्षा करती है। अगली सुबह जब सभा लगती है, तब वसीना सभा में जाती है और अपने वालिद से कहती है, अब्बू, मैं आपकी बेटी होने के नाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कबीले का मुखिया और वसीना का वालिद अकरम खान हंसकर कहता है, कहो वसीना, क्या मांगना चाहती हो? वसीना ने कहा, मुझे अपना साम्राज्य स्थापित करना है और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी 5 शर्तों को माने, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अकरम खान कहते हैं, इतनी सी बात के लिए तुम्हें अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। तुम कहो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वसीना कहती है, मैं अपना साम्राज्य यहाँ से उत्तर दिशा की ओर हिमाचल क्षेत्र में बसाना चाहती हूँ। वहाँ जो भी कबीले वाले हैं, मैं उन्हें बंदी बनाऊंगी और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सैन्य सहायता दें। दूसरी शर्त ये है कि कबीले में जो भी बंदी महिलाएं हैं, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो मेरी सेवा में आ सकें और मेरी सुरक्षा कर सकें। सभी महिलाएं और बच्चे मेरे साथ मेरे साम्राज्य जाएंगे। तीसरी शर्त, जिस भी कबीले पर मैं अपना कब्जा करने वाली हूँ, वहाँ किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जो लोग विरोध करें, उन्हें केवल बंदी बनाया जाए। आखिरी और चौथी शर्त ऐसी थी जिसके बारे में वसीना के मन में डर था कि उसके वालिद उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हिम्मत करते हुए वो कहती है, मेरी आखिरी शर्त है कि मैं एक आत्मनिर्भर शासक बनना चाहती हूँ। तो अगले 14 वर्ष तक आप मेरे साम्राज्य में नहीं आएंगे। जब तक मैं मदद ना मांगू, आप मेरी मदद भी नहीं करेंगे। अकरम खान सभी शर्तों के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन आखिरी शर्त को सुनकर वो कांप जाता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में वसीना के प्राण त्यागने की बात आती है। वो थोड़ी देर तक तो कुछ सोचता है, लेकिन अपनी बेटी की सलामती के लिए हाँ कर देता है। वो सोचता है कि अगर बेटी जीवित रही तो उससे मिलने के कई सारे और भी तरीके निकल आएंगे। वसीना अपने सैनिकों और कबीले में बंदी महिलाओं के साथ अगले ही दिन श्रीद्वंद के कबीले की ओर कूच करते हैं। उसी दिन श्रीद्वंद के कबीले के सभी लोगों को भी बंदी बना लिया जाता है। वसीना अपने सैनिकों को आदेश देती है कि श्रीद्वंद को उसके सामने पेश किया जाए। साथ ही अपने प्रमुख सैनिक को यह आदेश देती है कि कल से इन महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाए। श्रीद्वंद को वसीना के सामने पेश किया जाता है। वसीना को वहां देख श्रीद्वंद की आंखों में गर्म खून दौड़ जाता है। वो क्रोध से तिलमिला जाते हैं। वसीना सभी लोगों को कक्ष के बाहर जाने का आदेश देती है। जैसे ही सभी लोग बाहर जाते हैं, वसीना श्रीद्वंद के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्रीद्वंद हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, अपने इतने सैनिकों के साथ हमें बंदी बनाकर आपने ये किस तरह से वादा पूरा किया? अब वसीना अपनी योजना के बारे में श्रीद्वंद से बताती है। वो कहती है, जो भी सैनिक अभी मेरे साथ आए हैं, वो हमारे अपने लोगों को जब प्रशिक्षित कर देंगे, तब मैं उन्हें यहाँ से भेज दूंगी और फिर उसके बाद हमारे पास 14 वर्ष का समय है। हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। हमारे पास सभी साधन होंगे। हम इस अवधि में काफी ताकतवर और समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपसे केवल ये निवेदन है कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और अपने लोगों का मार्गदर्शन करें। और जब तक मेरे वालिद के गुप्तचर और सैनिक यहाँ से चले नहीं जाते, आप बंदी बनकर ही रहें और किसी से कुछ न कहें। साथ ही अगले 14 वर्षों तक, जब तक हम किसी से लड़ने के काबिल न बन जाएं,
सबकी नज़रों से इस साम्राज्य का शासन दिखावे के लिए मेरे ही हाथों में रहने दीजिए, ताकि मेरे पिता की खबरी किसी भी तरह से हमारी इस योजना के बारे में ना जान सकें। श्रीदंत को वसीना की बातें अच्छी लगती हैं। वो उसे उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। श्रीद्वंद वसीना को नाम देते हैं पार्वती। और फिर योजना के मुताबिक सब कुछ होता है। 14 वर्षों में श्रीद्वंद का साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है। एक युद्ध में वसीना के पिता का इंतकाल हो जाता है और उनके कबीले पर भी वसीना का शासन होता है। समय आने पर दोनों ही साम्राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार।